महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम से कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन एमवी अभी उभरा भी नहीं था कि एक और मुसीबत इस गठबंधन के सामने खड़ी हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस मार्जिन से बीजेपी जीती है और एमपी हारी है, उसने अब एमवी का फ्यूचर भी खतरे में डाल दिया है, खासकर कांग्रेस का। कैसे, वो आपको बताऊंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी वो शायद ही आपको कहीं और जानने को मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। तो इस बार महाराष्ट्र में एक नया इतिहास रचा है। महायुति, खासकर बीजेपी ने जो आंकड़े लाए हैं उसने सभी को चौंका दिया और अब सीएम को लेकर जंग भी जारी है कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र की गद्दी का किंग। कहा यह भी जा रहा था कि जिस पार्टी का जितना उसे जितना जनादेश मिला है, सीटें मिली है, उस पार्टी का ही वो सीएम होगा। लेकिन इसी बात पर शिंदे का बयान भी सामने आया है और उन्होंने आगे आकर कहा कि ऐसी तो कोई बात पहले नहीं की गई थी और इस पर हम अब बीजेपी के साथ बातचीत भी करेंगे। लेकिन जानकारों की अगर हम माने तो देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहा है। वही जो हमने आपको अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला शायद लागू हो जाएगा और उस पर भी अब मुहर लग गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसे भी देख लें। आप ऊपर दिए गए आइकन पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जहां एक तरफ महायुति के यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे थे और जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी में मातम पसरा हुआ है। ऐसी हार शायद ही किसी ने देखी हो, वो भी महाराष्ट्र की राजनीति में और इतिहास में, जहां महाअघाड़ी का बंटाधार ही हो गया है और अब भविष्य उनका खतरे में भी आ गया है। विधानसभा चुनावों के अगर रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो उससे अब महाराष्ट्र में किसी भी दल के पास नेता विपक्ष बनाने की शक्ति भी नहीं रही है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का जो पद होता है उसे हासिल करने के लिए 29 सीटों का होना जरूरी होता है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी दल को 29 सीटों पर जीत ही नहीं मिली है। इसका ये मतलब हुआ है कि यानी विपक्षी दल का नेता नहीं बनाया जा सकता है। आगे भी आपको बताऊंगी कि क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या कुछ होता है इसमें, सारी चीजें, नियम क्या होते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। आप वीडियो में जरूर बने रहें। तो यानी इस बार महाराष्ट्र विधानसभा बिना नेता विपक्ष के चल सकती है। अब आपको बताती हूँ कि नेता विपक्ष चयन के लिए क्या कुछ नियम होता है। तो बता दूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। विधायी नियमों के मुताबिक अगर चला जाए तो कुल सीटों का 10% यानी कि 29 विधायकों वाला कोई भी दल या इससे ज्यादा सीटों पर विपक्षी दल जो विपक्ष के नेता होते हैं उसके पद पर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक झोल है। तो इस बार क्योंकि महाराष्ट्र में कोई भी विपक्षी दल जो है वो 29 सीटों तक नहीं पहुंचा है, उस नंबर तक नहीं पहुंच पाया है, तो विपक्ष में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 20 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को मिली है। कांग्रेस के खाते में 16 सीटें और शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। तो यानी कि कोई वो जो जितना मार्जिन चाहिए होता है, जितनी सीटें चाहिए होती है, वो संख्या नहीं है। तो वही अब सवाल यह है कि अगर गठबंधन के जरिए कोई विपक्ष नेता चुनना चाहे तो फिर क्या। तो बता दें कि अगर गठबंधन के जरिए भी अगर विपक्ष का नेता चुनना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये नियम है। दरअसल नियमों के मुताबिक विपक्षी दल गठबंधन के आधार पर नेता विपक्ष का पद हासिल नहीं कर सकता है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 1960 से जब पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा अस्तित्व में भी आई थी, तो ये तब से लेकर अब तक पहली बार होने जा रहा है जब विधानसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि नवनिर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी बेंचों की आगे की जो लाइन होती है, जहां डिप्टी स्पीकर के बगल में विपक्ष का नेता बैठता है, तो वो सीट खाली दिखने वाली है। और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे गुजरात में हुआ था। आपको याद होगा जब 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें ही मिली थी, उस पर जीत मिली थी। इस करारी हार से राज्य में 2 दशकों से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस के हाथ से नेता विपक्ष का पद ही चला गया था। और अब महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत ने कांग्रेस को एक बार फिर से गुजरात की हार भी जरूर याद दिला दी होगी और एक बार फिर से महाराष्ट्र में ऐसा होने जा रहा है। जैसा गुजरात में हुआ था वैसा ही अब जो है कांग्रेस ने जिन पार्टियों से गठबंधन किया था, जो उनके सहयोगी दल है, उनको भी बिल्कुल वैसे ही चीजें देखने को मिलने वाली है।
कि विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। और ये सिर्फ मुसीबत यही खत्म नहीं हुई है। दरअसल जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने विपक्ष को ऐसी पटखनी दी है कि वो चारों खाने चित हो गई है। और इसका खामियाजा विपक्ष सिर्फ विधानसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में भी चुकाने वाला है। यानी लोकसभा में जिस बीजेपी को विपक्ष ने बैकफुट पर कर दिया था और हर जगह उसकी बेइज्जती विपक्ष कर रहा था, उसका बदला बीजेपी ने सूद समेत वापस कर ले लिया है। तो अब राज्यसभा का भी आपको बता दूं कि राज्यसभा का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ कि आखिर विधानसभा में क्योंकि हार का खामियाजा जब भुगता है तो राज्यसभा में कैसे अब विपक्ष के सामने चुनौती आने वाली है। तो राज्यसभा की कुर्सी पर मुसीबत विधानसभा में मिली हार के कारण ही आने वाली है, जिसकी वजह से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को अब राज्यसभा में अपने सांसद बनाने में भी दिक्कत आने वाली है। फिलहाल शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं अगर शरद पवार की भी बात की जाए तो उन्हें भी राज्यसभा में पहुंचने में दिक्कत आने वाली है। वर्तमान अगर रुझान और परिणाम की ही बात कर ले तो ऐसी स्थिति बनी है कि तीनों दल मिलकर भी अपने किसी भी नेता को राज्यसभा में नहीं भेज पाएंगे और ये सब हो रहा है कम सीटों की वजह से। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे आने वाले दिनों में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा के लिए पात्र ही नहीं रहेंगे। और अगर बात हमने जब शरद पवार की भी मैंने पहले कही है तो जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसने उन्हें भी राज्यसभा से दूर ही कर दिया है। शिवसेना यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के पास एक भी राज्यसभा सांसद चुनने के लिए क्योंकि पर्याप्त संख्या नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया है। और ऐसा महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब इस तरह की स्थिति बनी है। महाआघाड़ी 50 के आंकड़े तक को भी नहीं छू पाई है। महाविकास आघाड़ी सिर्फ 49 सीटें ही जीत सकी है। तो आमतौर पर महाराष्ट्र में अगर राज्यसभा की बात कर ली जाए तो उसमें जाने के लिए 43 सीटों का कोटा तय किया जाता है। इस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो पूरी महाविकास आघाड़ी मिलकर केवल एक को ही राज्यसभा भेज सकती है, वो भी तब जब गठबंधन में किसी एक के नाम पर आम सहमति मिल सके। और ऐसा तो शायद ही होगा, क्योंकि बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है इंडिया गठबंधन में कि सहमति नहीं बन पाई है। वहीं अभी हाल ही फिलहाल का देख लीजिए, महाराष्ट्र में सीटों को लेकर भी मैं बड़ा चल रहा था। सीएम फेस को लेकर भी किस तरह की खींचतान देखने को मिली वो भी हमने देखा। तो जो विपक्ष है, जो महाआघाड़ी है, जो गठबंधन है, उसमें हमने यही देखा है कि किस तरह से खींचतान में मैं बड़ा की एक तो होड़ लगी रहती है, दूसरा खुद को चमकाने की होड़ लगी रहती है कि जो भी हो हमारी पार्टी सबसे आगे रहे। तो इसी को लेकर हमने देखा है क्योंकि जिस तरह से अगर बीजेपी की ही बात कर ली जाए, बिहार का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ क्योंकि बिहार की मैं बात अक्सर करती हूँ कि सीटें चाहे बीजेपी ज्यादा लेके आ रही हो लेकिन सीएम जो है वो दूसरी पार्टी का बन जाता है। तो वो सैक्रिफाइस वाली जो स्थिति है वहां देखने को मिलती है। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो हमने तभी भी देखा है कि लोकसभा जब चुनाव भी हो रहे थे तो उस दौरान जो है ममता बनर्जी कितना उनका जो है मिजाज सा बिगड़ गया था। सब लोगों में बस यही होड़ मच गई थी कि पीएम फेस कौन रहने वाला है। किसी को भी ये होड़ नहीं थी कि जीतेंगे कैसे, रणनीति कैसे बनाएंगे, लेकिन होड़ ये मची हुई थी कि आखिर पीएम कौन बनने वाला है, फेस कौन रहेगा, पहले वो क्लियर कर लिया जाए। और सेम ऐसा ही देखने को मिला है महाराष्ट्र में, जहां पर सीएम फेस को लेकर लगातार खींचतान चल रही थी। खुद उद्धव ठाकरे जो है सोनिया गांधी से मिलने के लिए कितनी बार दिल्ली पहुंच गए, गिड़गिड़ाए भी, सोच रहे थे कि उन्हें सीएम के लिए जो है उनको सीएम के लिए चेहरा बता दिया जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा है। तो कांग्रेस हो चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो, सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारी राजनीति चमके, हमारी पार्टी चमके, हमारी ही पार्टी के नेता बनने चाहिए जो भी बनेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार यही जिक्र कर रही हूँ कि इस जगह पर मैं बड़ा चलता रहे और जिसका खामियाजा जो है महाराष्ट्र की चुनाव में कहीं ना कहीं महाआघाड़ी ने देख भी लिया। तो यानी कि इस तरह की होड़ मची हुई है और इसी वजह से जो एक बड़ा हार का कारण ये भी है। तो अब आपको बता दी कि आखिर महाआघाड़ी में किसका राज्यसभा में मौजूदा कार्यकाल कितना है। तो शरद पवार की अगर हम बात करें, शरद पवार हो गए, प्रियंका चतुर्वेदी होगी, तो 3 अप्रैल 2020 को 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्हें चुना गया था। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2026 को समाप्त होने जा रहा है।
वहीं अगर संजय राउत की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 22 जुलाई 2028 को समाप्त हो जाएगा। तो इसके बावजूद भी अब ये हो रहा है कि अब जो है राज्यसभा में भी वो अपने सांसद नहीं चुन पाएंगे और वहीं अब देखने वाली बात होगी कि अगर चुना जाएगा, क्योंकि जो आंकड़े मैंने आपको बताया, अगर गठबंधन भी चुनता है राज्यसभा के लिए सांसद तो अपने आंकड़ों के हिसाब से वो एक ही चुन पाएगा। अब वो कौन होगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, हालांकि लगता नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है सेक्रीफाइस करने के लिए मान जाएगी, क्योंकि जिस तरह के अभी मैंने आपको समझाया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और जो हाल ही में अभी जो उपचुनाव ही क्यों ना हो, हर समय यही देखा गया कि हर पार्टी खुद को चमकाने का ही प्रयास करती है। और अब जब राज्यसभा में जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है कौन सी पार्टी जो है वो सेक्रीफाइस करेगी और कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट आम सहमति से चुनेगी, तो ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है और इसी का इंतजार भी रहेगा। वहीं पर शरद पवार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये उनका राज्यसभा में अंतिम कार्यकाल रहने वाला है। तो वहीं अगर प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के पुनर्विचार की भी संभावनाएं जो है वो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कमजोर ही दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस हार में से महाअघाड़ी क्या कुछ सबक लेती है, क्या वो उसी ढर्रे पर चलने वाली है या फिर आम सहमति से अपना राज्यसभा का सांसद चुनेगी। और अगर इसी तरह इंडिया गठबंधन काम करता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हाशिए पर ये गठबंधन चला जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। नमस्कार।